क्या दरअसल क्या मसला है ये। अगर हम यूपी सेंट्रिक होके बात करें ना, तो अब जाट लैंड से चुनाव निकलकर यादव लैंड में पहुंच गया, उन सीटों पे है। और यूपी में ओबीसी 50% से आसपास है, 50-51% है, क्योंकि अभी पूरे आंकड़े हैं नहीं, और इसीलिए जाति जनगणना की बात कांग्रेस उठाती है। आपको क्या लगता है कि ये इतनी सफाई बीजेपी को क्यों देनी पड़ रही है? अमित शाह खुद आए, बोले कि नहीं नहीं, कोई आरक्षण खत्म नहीं कर रहा है, ना बीजेपी कभी कर ही नहीं सकती। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समर्थक हैं। खुद हैदराबाद में 2015 में जिन्होंने ये कहा था चुनाव के दौरान बिहार में कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, मैं यही कहूंगा कि उन्होंने कहा था समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन आज उनको भी ये कहना पड़ा कि संघ खड़ा है, आरक्षण के समर्थन में खड़ा है, चाहे वो पिछड़े वर्ग को हो, चाहे एससी वर्ग को हो, चाहे एसटी वर्ग को। आपको क्या लगता है, क्या सियासत है? पुष्कर जी, काफी अच्छा आपने जो है कि जबरदस्त रूपरेखा रखी है इस पूरे मामले की। मैं यूपी पे ही रहूंगा, लेकिन अगर हम लोग देखें कि जब तक प्रथम चरण के जब चुनाव हो रहे थे तो उस समय के आपने तमाम बयान रखे, कि चाहे वो हेगड़े जी का बयान हो, चाहे वो ज्योति मिर्धा नागौर का बयान, या फिर कंगना रनौत जो है कि वो मंडी में उनका बयान था, यहाँ पे मेरठ में जो है कि अरुण गोविल के बयान, लल्लू सिंह के बयान, ये तमाम बयान आ रहे थे कि 400 सीट लेने का मकसद यही है कि संविधान में बदलाव करना है। लेकिन उस समय संविधान में बदलाव करने का जो मामला था पुष्कर जी, वो आरक्षण पे उस रूप में नहीं था। उस समय मामला किस चीज के ऊपर टिका हुआ था? मामला टिका हुआ था, आवाज नहीं आ रही मेरी? हाँ आ रही है। हाँ, मैं कह रहा हूं उस समय जो मामला टिका हुआ था वो था कि भाई संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव है और वो सरकार आएगी तो संविधान में और ज्यादा बदलाव कर देगी। अब लेकिन आरक्षण की तरफ इनडायरेक्ट वे में इशारा था। लेकिन जब प्रधानमंत्री कर्नाटक का, चूंकि ध्यान रहे कि सेकंड चरण के चुनाव में कर्नाटक के जो 14 लोकसभा सीटों पर भी चुनाव था, और वहां पे प्रधानमंत्री ने बड़ा हमला किया कि अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को मुस्लिमों को दिया जा रहा है। वो हमला प्रधानमंत्री ने कर्नाटक में किया। जबकि अगर हम लोग देखें तो 3 दशक से कर्नाटक में जो है वो आरक्षण का प्रावधान चल रहा है। और मैं उसमें ये बात भी जोड़ दूं, आपकी बात कंप्लीट हो जाए, मैंने उसको चर्चा में नहीं डाला था कि कर्नाटक में जो मुसलमानों को आरक्षण दिया है वो देवगौड़ा सरकार लेके आई थी 94-95 में, और 2006 से बीजेपी भी वहां सत्ता में रही, उसने भी छुआ नहीं, इसको कतई छूने की कोशिश नहीं की कि कोई बदलाव कर दे। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने जब इन्होंने कैंसिल किया था तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको गलत ठहराते हुए कहा था कि जो यथास्थित है वो बना रहे। फिर भी इस वक्त उठाने का मुद्दा मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या डेस्परेशन में बीजेपी मुद्दे चेंज कर रही है, कि जो उसको ऐसा कुछ लग रहा है कि जमीन पे कुछ अंडर करंट है। मैं उसी जगह पे आ रहा हूं, बस खाली 2 उदाहरण और दे दूं। गुजरात में जहां पे कि प्रधानमंत्री इतना लंबे पीरियड तक रहे मुख्यमंत्री, वहां पे भी ओबीसी में मुस्लिमों को आरक्षण है। बिहार में देखिए कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न प्रदान किया गया और बिहार में ओबीसी में मुस्लिमों को आरक्षण देने का श्रेय कर्पूरी ठाकुर को ही जाता है। तो ये पृष्ठभूमि है जिसको आपने भी काफी बेहतर ढंग से रखा है। हमें लग रहा है कि देखिए ये बातें राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में थी, सामाजिक न्याय के उसी समय से ये चीजें चल रही थी कि सामाजिक न्याय का मामला। वो कई बार पत्रकारों से भी बात कर रहे हैं तो लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि आप किस मीडिया घराने में हैं, आप एससी कैटेगरी से हैं कि एसटी कैटेगरी से हैं। ये मामले आप देख रहे होंगे कि हम लोग भी महसूस कर रहे हैं कि लगातार हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो लगातार पूछ रहे हैं। तो उन्होंने कुछ समय से ये मुद्दा बनाया हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमें लग रहा है कि उस मुद्दे को चेंज करना चाह रही थी, और उनको ऐसा लग रहा था कि अंडर करंट कुछ है ऐसा मामला कि संविधान परिवर्तन का पूरा दबाव आरक्षण के मामले पे आ चुका है। और 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव को हम लोगों ने पुष्कर जी देखा है वहां पे कि किस तरह से उस समय मोहन भागवत जी ने बयान दिया था, जो भी आपने बोला भी कि आरक्षण के केवल समीक्षा की बात कही थी, बड़ा शॉर्ट टाइप का बयान था, लेकिन वो बयान भी 2015 के विधानसभा चुनाव में एक बड़ा मामला बन गया था वहां पे। तो इनको वही चीज लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अंडर करंट ये संकेत जा रहे हैं, क्योंकि देखिए विपक्ष लगातार ये मामला उठा रहा है कि अगर आप विनिवेश के नाम पे सरकारी उपक्रमों का अगर निजीकरण करते हैं, इन्वेस्टमेंट के नाम पे, डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पे, तो फिर उस जगह पे आरक्षण कहां से लागू होगा। तो वो विपक्ष ये मामला भी उठा रहा है कि केंद्र सरकार की 30 लाख भर्तियां कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी शामिल है, कि
30 लाख भर्तियां केंद्र सरकार में रुकी हुई हैं। तो अगर यह सरकार लगातार भर्तियों को ही रोक रही है, तो फिर अगर भर्तियां ही नहीं होंगी तो फिर आरक्षण कहां से लागू होगा? ऐसे कुछ मैसेज जमीन पे जा रहे थे। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी दो कारणों से, कि अगर उन्हें कुछ महसूस हुआ कि अंडर करंट ऐसा कुछ जा रहा है तो वो खंडन कर रहे हैं। दूसरा कि चुनाव में वोटिंग प्रतिशत हम लोगों ने देखा है कि फर्स्ट और सेकंड चरण में वोटिंग प्रतिशत कम रहा, और वैसे समय में भारतीय जनता पार्टी कुछ नए मुद्दे को भी लाना चाह रही है कि इस पूरे चुनाव को किस तरह से अगले चरण में कुछ ऐसे ढंग से लाया जाए कि वो वहां पे काफी सहज ढंग से चुनाव हो, लोग वोटरों में कुछ उत्साह भी बना हुआ रहे। और अब उत्तर प्रदेश में ये चुनाव जो है वो तीसरे चरण में, अभी हम लोग देख ही रहे हैं कि यादव लैंड में जा चुका है, अलग अलग जगहों पे गया है। तो एक तरह से उन्होंने अपने चुनावी रणनीति में भी बदलाव किया है। मैं ये भी चीज कहूंगा कि इसको एक तरह से बदलते हुए परिवेश में। ठीक है राहुल जी, अब मैं जाऊंगा अनुपम जी के पास। अनुपम मिश्रा जी, आपसे समझना चाहेंगे कि आरक्षण में जब भी जरूरत आरक्षण पे अभी रुक जाते हैं। पहले तो संविधान बदलने का ऐसा नहीं है कि कोई वो ब्लूप्रिंट दे दिया हो बीजेपी ने कि हम जाके अगर 400 पार आएंगे संविधान ही बदल देंगे, और संविधान में क्या बदलेंगे और क्या नहीं बदलेंगे, ऐसी कोई, अगर चाहे लल्लू सिंह की बात करें, अरुण गोविल की बात करें, कंगना रनौत की करें, इन सब ने ये कहा कि हमको 400 इसलिए चाहिए कि संविधान बदलना है। लेकिन क्या आपको लगता है कि विपक्ष जिस तरीके से हावी होने की कोशिश कर रहा है कि ये संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, जिस तरीके से आपने सुना होगा, अभी हमने रिपोर्ट दिखाई थी कि अखिलेश यादव ने साफ बोला कि सरकारी नौकरियां खत्म कर रहे हैं, सरकारी कंपनीज का निजीकरण कर रहे हैं, और क्या फिर प्राइवेट सेक्टर में निजीकरण जब कर देंगे तो उसमें आरक्षण मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ये क्या है? क्या ये चुनाव किसी एक मुद्दे पे नहीं लड़ पा रहा है विपक्ष, या सत्ता पक्ष भी कोई एक मुद्दे को लेकर नहीं चल रहा है, इसलिए ये अब इस चरण में आरक्षण की लड़ाई आ गई है कि आरक्षण खत्म किया जाएगा और हम संविधान बचाएंगे? पुष्कर जी, देखिए, ये मामला अभी थोड़ा गंभीर तब हुआ जब अमित शाह का एक एडिटेड वीडियो सामने आता है। उसमें उन्होंने SC ST वर्ड कहीं और से उठा लिया और जो मुसलमानों के आरक्षण के खिलाफ बोल रहे थे तो उसको उसमें लगा दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसमें बहुत ज्यादा शिकायत नहीं कर सकती है। वो जो सालों से राहुल गांधी का आलू से सोना बनाने का वीडियो चल रहा है, वो क्या है? क्या वो ओरिजिनल है क्या? नहीं, वो भी वो आलू से सोना बनाने वाला वीडियो भी तो इसी तरह IT सेल चला रहा है ना। तो आप आलू से सोना बनवा रहे हैं, वो आरक्षण खत्म करवा रहे हैं, तो ये तो ठीक है। अब एक जब तक अब ये टेक्नोलॉजी, डीप फेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ अभी तो नहीं है, अभी तो कुछ भी नहीं है, तो शुरुआत है पुष्कर भाई। ये आने वाले समय में चुनाव के अलावा भी एक बड़ी गंभीर समस्या पैदा कर देगा। जब से ये सब आया है तब से दोनों चीजें, आप किसी के नाम पे कुछ भी बना सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि किसी के रियल वीडियो भी जारी होता है तो कह देता सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमसे कोई लेना देना नहीं है, डीप फेक है। तो ये दोनों तरह से मार रहा है ये। तो अब रही बात कि साहब आरक्षण क्या, कौन खत्म करेगा, नहीं खत्म करेगा। मोहन भागवत आज जो सफाई दे रहे हैं, 2022 के चुनाव के पहले यही नहीं, मोहन भागवत ने आरक्षण की समीक्षा की बात की थी 2015 में। एक जमा 2015 नहीं, मुझे याद है कि नहीं, 2022 चुनाव के पहले भी की थी इन्होंने। अच्छा, कुछ कहा था इन्होंने, बल्कि ये हर चुनाव के पहले कुछ ना कुछ कहते हैं। और पहले जब हम लोग छोटे हुआ करते थे, जब हम लोग RSS की देखते तो RSS का संचालक जो होता था वो मीडिया से बात भी नहीं करता था। एक के बाद एक 4-4, 5-5 संचालक निकल जाते थे, कुछ किसी का एक बयान नहीं आता था। मोहन भागवत जी बहुत ज्यादा मीडिया फ्रेंडली है, उनको रोज एक बयान देना है, और क्यों देना है ये वही बता दो। अच्छा, ये बात थोड़ी अजीब इसलिए भी है कि यार आपका एक स्वयं सेवक इस समय प्रधानमंत्री बना बैठा है, RSS का एक स्वयं सेवक प्रधानमंत्री है, तब इसमें RSS को रोज बयान देने की क्या जरूरत है? अब देखिए, आरक्षण का क्या है, एक मोटी सी बात समझ लो पुष्कर भाई, आरक्षण सबको चाहिए अपनी अपनी तरीके से जाए। समाजवादी पार्टी को आपने देखा कि उन्होंने दलितों का वो जो प्रमोशन में आरक्षण था, बिल फाड़ के फेंक दिया। उनका एक अलग आरक्षण है। समाजवादी पार्टी भर्ती करती है तो 100 में से 90 अब पुलिस भर्ती देती है, यादवों की भर्ती कर देती है। राष्ट्रीय जनता दल, तेजस्वी यादव, उनका एक अलग अंदाज है आरक्षण लागू करने का। नीतीश कुमार अलग, उसको त्रिस्तरीकरण है।
तो अब रोहिणी आयोग आ गया है, उसकी जब आएगा तो वो अलग तीन टुकड़ों में आरक्षण बांट रहा है। ये आरक्षण को लेकर सारा बवाल देखिए मंडल आयोग से शुरू हुआ। अब कांग्रेस है, इन्होंने ही मंडल आयोग का इतना जबरदस्त विरोध किया था। भारतीय जनता पार्टी है, जब मंडल आयोग लागू हुआ था तो इन्होंने सीधे विरोध तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपनी यात्रा निकाल। सबके आरक्षण के अलग अलग, कुल मिलाकर दलित आरक्षण का विरोध कभी नहीं हुआ, वो पहले दिन से चल रहा था। ओबीसी आरक्षण को लेके हमेशा पहले दिन से, आपको याद होगा मंडल आयोग का कितना विरोध हुआ, तब से वो आग बुझ नहीं रही है। एक कर्नाटक में जो मुसलमानों को आरक्षण दिया उसको इन लोग इश्यू बनाना चाह रहे हैं। आरक्षण में फिर कह रहा हूं पुष्कर भाई, अगर आपको आरक्षण नीति लोगों की समझनी है तो इस तरह समझिए कि 2011 में जामिया मिलिया इस्लामिया को आपने, जो कि पूरी तरह भारत सरकार से 1-1 रुपया लेती है अपनी तनख्वाह से लेके अपने खर्चों तक, उसको आपने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर करके उससे ओबीसी, एससी, एसटी सारे आरक्षण समाप्त कर दिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को देखिए, 1-1 पैसा केंद्र सरकार से टैक्स पेयर का हमारा आपका जाता है, पर ओबीसी, एससी, एसटी सारे आरक्षण समाप्त कर दिए। तो एक तरफ कांग्रेस गवर्नमेंट, जब आपको 2011 में आप जामिया को पूरी तरह आरक्षण मुक्त कर देते हो, दूसरी तरफ आप कर्नाटक में शेख सैयद अशराफ जितने हैं, उनका पठान, मिर्जा, जो कुछ भी उनके यहाँ जो अशराफ है, उनको भी आप ओबीसी डिक्लेयर कर देते हो। तो मुझे लगता है कि हर तरफ हर आदमी को आरक्षण चाहिए, अपने अंदाज में आरक्षण चाहिए। इसमें मुझे लगता है सारी पार्टियों को बैठ के एक बार फाइनली कुछ डिसाइड कर लेना चाहिए कि रोज रोज का नाटक खत्म होना चाहिए। मैं अनुपम जी, आपने जो सारी पार्टियों के एक साथ बात कही बैठने की, ये सारी पार्टियां शायद जब अपना इनको तनख्वाह बढ़ानी होती, अपने भत्ते बढ़ाने होते हैं, सिर्फ एक मुद्दे पे एक मत होते हैं, जब इनको अपना भत्ता बढ़ाना होता है, पेंशन बढ़ानी होती है, इसके अलावा कभी एक मत नहीं होता। वैसे दे ऑल आर एग्री टू डिसएग्री। देवराज जी, मैं आप पास आऊंगा। ये क्या चुनाव के समय जरूरी है कि आरक्षण का प्रलोभन या डर दिखा के, हम दोनों तरह कह रहे हैं, लालच भी और डर दोनों दिखाकर ये कब तक चलता रहेगा? अब तो एक इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के को देके 10% सुप्रीम कोर्ट से पास करवा के अगड़ों को भी कर दिया है। तो हमें लग रहा है वो कहने को एक रखा है कि 50% की कैप हटेगी नहीं। तमिलनाडु चले जाइए, कर्नाटक चले जाइए, हैदराबाद चले जाइए, हर जगह, और अब तो बिहार नॉर्थ इंडिया में आप चले जाइए, वो तो पता नहीं कहां पहुंच गया है। 100 मतलब अब यही रह गया कि 100% आरक्षण ना आ जाए कहीं, सारी सीटें अगर दे दें, और फिर भी डर और लालच इसी पे कि कोई आरक्षण खत्म कर देगा और हम रहेंगे तो आपका आरक्षण बचा रहेगा। ये सियासत के नाम पर अब कुल मिला के नौकरियां ही खत्म होती जा रही हैं और नुकसान सिर्फ युवा का हो रहा है जिसको नौकरी चाहिए। देवराज जी, आपको आवाज आई? तो ये सियासत, मैं जवाब दूं? जी 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 एक्चुअली मैं थोड़ा से क्लियर करूंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी जो क्लैप की जो बात कर रहे थे, 49% की जो रिजर्वेशन की आप बात कर रहे थे, वो अब 60 के लगभग पहुंच चुका है कि 49 जो बैठा था वो 27 ओबीसी, 50% एससी के लिए था और 7.5% जो था एसटी के लिए था। अब 10% ईडब्ल्यूएस का भी हो गया है। तो अब 60 के लगभग तो सेंटर भी स्टार्ट कर दिया है, जो रिजर्वेशन है। तो ये सेंटर की भी मैं बात कर रहा हूँ, स्टेटों की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले हमें ये सोचना है कि ये रिजर्वेशन किसको दिया गया, रिजर्वेशन किसको दिया जाना चाहिए, और रिजर्वेशन की शुरुआत किसके लिए हुई। ये ऐसे प्रश्न हैं जिनको जब संविधान बना उस समय अधिनियम 300 एक्ट 1935 जब आया तो रिजर्वेशन उस सेक्शन को दिया जाता है। रिजर्वेशन और डेवलपमेंटल प्रोग्राम एंड पॉलिसी अलग अलग होती है दोनों। डेवलपमेंटल प्रोग्राम पॉलिसी गरीबों के आधार पर होती है, गरीबी के आधार पर होती है, और उसमें जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, जिनका प्रतिनिधित्व नहीं होता है जिस तबके का, उसके लिए रिजर्वेशन दिया जाता है। तो ये जो रिजर्वेशन है, इसकी मूल जो भावना है उसके खिलाफ भी रिजर्वेशन के पॉलिटिक्स की गई है। तो जिन लोगों को रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए था उन लोगों का रिप्रेजेंटेशन आज तक नहीं मिला।
रिजर्वेशन बढ़ाया गया, आगे बढ़ता गया। क्या उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं था? उनके लिए अगर चलाना था तो डेवलपमेंटल प्रोग्राम पॉलिसी चलाना था। जो रिजर्वेशन की जो बात हम करते हैं, वो रिजर्वेशन उन लोगों को दिया जाता है जिनकी भागीदारी नहीं होती है, जो पहुंच नहीं पाते हैं, जिनके साथ भेदभाव किया जाता है। लेकिन जो मूल भावना थी रिजर्वेशन की, वो भावना आज तक किसी पार्टी ने शुरुआत दौर से लेकर, मैं ये कहूंगा जब से 1950 से जब से इसे इंप्लीमेंट किया गया, तो रिजर्वेशन को लागू किसी भी सरकार ने नहीं किया। ईमानदारी किसी भी सरकार ने नहीं दिखाई उस रिजर्वेशन को लागू करने के लिए। लेकिन हाँ, ये जो लोग हैं, जिन लोगों को रिजर्वेशन दिया गया, उन्हें डराया जरूर जाता है चुनाव के दौरान, और डराया इस आधार पर जाता है कि ये लोग आपका रिजर्वेशन छीन लेंगे। मैं ये कहता हूं कि रिजर्वेशन छीनने की तो बात दूर है, ये रिजर्वेशन बढ़ता है और बढ़ेगा आगे भी। इस रिजर्वेशन को कोई कम और खत्म नहीं कर सकता। आज तक किसी की हिम्मत नहीं है, किसी भी पार्टी की क्षमता नहीं है कि वो रिजर्वेशन पर आके अपनी कलम चलाए। ये मैं निश्चित कह रहा हूं, क्योंकि ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, ये डेमोक्रेसी है, सभी को मालूम है। अगर हम इस तरह के कोई भी स्टेप लेते हैं तो उसका उनके सामने जो रिजल्ट आएगा वो उन्हें अवेयर हैं सभी लोग। और जो स्टेटमेंट जो चल रहा है, मैं सभी की कह रहा हूं, जो लोग आज ये प्रश्न उठा रहे, क्या वो ईमानदार हैं? क्या उन्होंने ईमानदारी से रिजर्वेशन को लागू किया है संस्थाओं में? क्या लोगों को लिया है उन्होंने? बैकलॉग आज तक पड़े हुए हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? आज से कितने साल हो गए? तो ये जो दोहरी पॉलिटिक्स, ड्यूल पॉलिटिक्स नहीं चलेगी पार्टियों की, जो आज विरोध कर रहे हैं या समर्थन कर रहे हैं। ईमानदारी से अगर ये अपना काम करते तो इस देश की तस्वीर उस रिजर्वेशन को भी देते, कुछ बदलाव आता। लेकिन अगर इसी तरह से राजनीतिक ये जो मुद्दा है, इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, तो इन डेवलपमेंटों के आधार पर ये जो चुनाव आ रहे हैं, इसमें पार्टियां अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही हैं वोटरों को, और ये उनके पास एजेंडा है। लेकिन आप अगर देखें, सभी के स्टेटमेंट भी आ गए।